स्वागत है बच्चों आपका फिर से। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। हमने कुछ पृष्ठभूमियों का अध्ययन किया पिछले कुछ लेक्चर्स में, जिससे कि हमने ये जाना कि क्यों भारत की सरजमी या यहाँ का राजनीतिक वातावरण इस बात के अनुकूल हो गया कि अंग्रेज या विदेशी लोग आए और यहाँ पर अपने वर्चस्व को स्थापित करें। यहाँ की जमीन, यहाँ की जलवायु के अनुकूल न होते हुए भी, यहाँ से दूर से कहीं आने के बावजूद भी वो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शासन करने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बारे में हम कुछ बात कर रहे थे, यहाँ की कुछ उस समय की 18वीं सदी की जो राजनीतिक दशाएं थी, माहौल थे, लोगों के, राज्यों के आपसी संबंध थे, जिन्होंने अंग्रेजों को न्योता दिया कि आइए और हम पर हमला कीजिए। कि वही बात ना, हिंदी का मुहावरा आ बैल मुझे मार वो बात। तो अपने बात कर रहे थे इसी सिलसिले में एक प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध। ओके बच्चों, अब प्लासी का युद्ध, इसके बारे में अपने जानकारी ले रहे थे कि इसके कारण क्या थे। देखिए बच्चों, प्लासी का युद्ध मुख्यतः बंगाल में हुआ था। बंगाल जो कि इससे पहले मुगल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये मुगल साम्राज्य से भिन्न हो गया। देखिए बच्चों, औरंगजेब के मरने के बाद उसका प्रभाव खत्म हो गया। देखिए, मर गया बंदा, खत्म हो गया प्रभाव तो, लेकिन तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि इससे पहले जो एक पोस्ट थी बादशाह की, मुगल बादशाह की पोस्ट, उसका प्रभाव भी बहुत था। लेकिन जैसे जैसे नए बादशाह आए तो उनका ध्यान राज्य विस्तार या राज्य पर अपने दावे से अधिक अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी को जीना था। जैसे कहते ना, किसी पिता का पुत्र या किसी वंश का पुत्र अगर कोई नशे में लग जाए या अपने ऐशो आराम में लग जाए तो उसका पतन निश्चित है। इसी तरह से जो मुगल थे, मुगलों के जो वंशज थे, उनके उत्तराधिकारी थे, वो इतने योग्य नहीं थे। दूसरा, वो लोलुप थे, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। इसके कारण कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी शक्ति को, अपने राज्य की शक्ति को अपने हाथों से जाने दिया। इससे हुआ क्या कि राज्य का जो संचालन था वो बहुत से अमीरों के हाथ आ गया। अमीर जो उस समय में राजनीति में एक स्थायी और निर्णायक भूमिका अदा कर रहे थे। अब जो राजा थे वो केवल कठपुतली थे। राजा का तात्पर्य सुल्तान से, सुल्तान केवल कठपुतली थे, मतलब सिर्फ एक रबड़ की मोहर की जहां पर लगानी है वो अमीर लगाएंगे। और इसी संबंध में एक थे सैयद बंधु। सैयद बंधुओं ने मराठाओं से संधि की थी अपनी सुरक्षा को लेकर, और कुछ क्षेत्र थे जिनको मराठाओं को सौंपना तय हुआ था ताकि भविष्य में कभी लड़ाई न करें। बच्चों, दो राज्यों की, दो देशों की लड़ाई है, उसका कारण क्या है? कुछ भूभाग या कुछ और मांगे या कुछ और तत्कालिक कारण। अगर अपने उनको समाधान बैठ कर लें, ठीक है ना, संधि कर लें कि दोनों किसी एक नतीजे पर पहुंचकर वहां पर सहमत हो जाएं, तो उसमें हर्ज ही क्या है? लड़ाई से तो कोई समाधान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर संधि कर नहीं रहे तो एक बार लड़ाई करनी पड़ती है, जैसा कि पहले था। हालांकि आज के समय में संयुक्त राष्ट्र और उसके जैसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कभी लड़ने के अवसर न पैदा हो इस तरह के काम करती है। तो देखिए, अपने बात करेंगे आज प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में हुआ था, जिससे कि हम कहते हैं कि भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। गुलामी की जंजीरें यानी कि ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों का आगमन, इसी से भारत की सक्रिय और बड़ी राजनीति में हुआ था। तो सबसे पहले जो कारण थे उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। मुझे राजनीतिक कारण ये था कि उस समय में वो बहुत से इस तरह के लोग थे बंगाल में, जो कि बंगाल के राजा था जो सजीदौल्ला, उसको पसंद नहीं कर रहे थे। पसंद न करने के कारण या तो वो खुद बनना चाहेंगे राजा, अपने पिता, अपने पुत्रों को, अपने भाई बहनों को राजा बनाना चाहेंगे। इस तरह के कुछ कारण थे। इसमें थी एक घसीटी बेगम। दूसरा, इसमें जो अपराधी कम कहें यहाँ
जो नवाब थे बंगाल के, उनके शत्रु या उनके दूसरे पक्ष की तरफ से, वो थे राजवल्लभ। और इसमें जो तीसरा नाम था वो था शौकत जंग। अब बच्चों ये सभी पर्सन थे, ये सभी लोग थे जो कि नवाब के विरुद्ध थे, उसके खिलाफ थे, जो कि उसके नवाब बनने से खुश नहीं थे। अब बच्चों इसके बाद अलावा कुछ और भी कारण थे कि 1717 में फर्रुख शेर जो कि एक मुगल सम्राट था, वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, उसके उपचार के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर की, चिकित्सक का इंतजाम किया गया। और इन चिकित्सकों में से एक था एक अंग्रेज चिकित्सक, एक ब्रिटिशर। उसने इतना बेहतरीन इलाज किया कि फर्रुखियस फिर से स्वस्थ हो गया, प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता पूर्वक 1717 में बंगाल में अंग्रेजों को एक विशेष अधिकार पत्र दिया। विशेष अधिकार पत्र क्या था कि कहीं पर भी अंग्रेजों को आने जाने के लिए विशेष कर की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं पर भी, यानी कि एक बड़े क्षेत्र में। हालांकि उस समय में और बहुत से लोगों को इस प्रकार के जो छूट थी वो प्राप्त नहीं थी। इसके कारण उनको व्यापार करने में आसानी हुई और उनका व्यापार बढ़ा, उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ी, उनके महत्व आसपास के क्षेत्र में बढ़ा, अमीर हो गए वो, ठीक है ना। अब जब अमीर हो जाएंगे तो वो भी राजनीति में हस्तक्षेप तो करेंगे, बाज तो नहीं आएंगे। जैसे अपनी पावर ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो लालसा होगी कि हम अपनी पावर को कुछ और बढ़ाएं। यही काम था अंग्रेजों का। अंग्रेज भारत में व्यापार करने नहीं आए थे, इस बात को हमें शुरुआत में ही समझ लेना था। आए क्यों थे वो? अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने, अपने आप को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए। देखिए बच्चों, अगर आज के समय में हम देखें तो हर व्यक्ति ऐसा है, हर व्यक्ति अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण दिखाना चाहता है या बनना चाहता है। चाहे वो बच्चा हो, बच्चा भी अपने स्कूल में आएगा कि मैं फर्स्ट आया हूँ, मेरी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वो अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाएगा। या वो पढ़ाई में कमजोर है तो वो प्रयास करेगा कि वो पढ़ाई में बेहतर हो, अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाएगा ताकि वो समाज में महत्वपूर्ण बन सके। इसी अनुसार एक फिल्म में काम करने वाला, चाहे अभिनेता है, चाहे किसी क्लिनिक पर काम करने वाला डॉक्टर है, चाहे किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाला कोई वकील है, या कोई भी है, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में बेहतर बनना चाहता है। क्यों? ताकि वो बेहतर बन के लोगों की नजर में अच्छा बने, लोगों की नजर में महत्वपूर्ण बन सके। और यही महत्वाकांक्षा हर किसी को खींच लाती है इस मुकाम पर, चाहे वो ठीक तरीका हो, चाहे वो खराब तरीका हो। देखिए आज का समाज हमारा सुधरा हुआ समाज है, इसलिए हम विचार करते हैं कि हमारे द्वारा महत्वपूर्ण बने जाने के प्रयास में किसी का अधिक अहित ना हो, या कुछ ऐसे प्रयास न हो जाएं जो समाज की नजरों में बुरे हों। लेकिन उस समय में समाज क्या कहे, लोग अशिक्षित थे, इतने लेखक थे नहीं जो उनकी इतनी कटु आलोचना कर सके। अगर करें भी तो उन पर इतना कुछ प्रभाव नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं था उस समय। तो बच्चों यही हुआ अंग्रेजों के साथ। बंगाल का समय था, जब उनको छूट दे दी गई व्यापार में, कुछ इधर उधर आने जाने में, तो उन्होंने उसका फायदा उठाना तय किया, शुरू किया। तो जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक बात की थी, संधि की थी कि आप यहाँ पर व्यापार करना है कीजिए, लेकिन आप किलेबंदी नहीं करेंगे। किलेबंदी से क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए ये कोई राजा है, उसका इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, अब किसी ने बाहर से अटैक कर दिया, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर लग भी जाएगा, फेंसिंग तारबंदी लग भी जाएगी, तो उसको क्रॉस करके भी आ सकते हैं, है ना। उस समय कोई बिजली तो थी नहीं कि करंट छेड़ देंगे ना। अगर हो भी बिजली तो आज तो उसके भी जुगाड़ लग जाएगा ना। अपने बीएसएफ कितनी निगरानी कर रही है, उसके बावजूद पाकिस्तान से या कुछ अन्य देशों से घुसपैठ हो ही जाती है ना। बहुत तस्करी होती है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं बात। तो यही बात थी वहां की कि किलेबंदी का तात्पर्य है कि यहाँ पर दुर्ग बना लेंगे, वो किले बना लेंगे, इसमें अपना सामान रख लेंगे, जो साजो सामान, जो व्यापारिक सामान है, जो खाने पीने की चीजें हैं, ताकि अगर बाहर लगे किसी व्यक्ति का हमला हो जाए तो वो यहाँ पर कितने दिन रुकेगा, वो तो कहीं और का है, यहाँ पर उसको खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। या किले में जिसको मारने आया है, जिन लोगों को लूटने आया है, वो तो किले में बैठे हैं, उनका क्या कर लेगा भैया, है ना। तो किलेबंदी नहीं होनी चाहिए। इसने कहा
बंगाल के नवाब ने कहा अंग्रेजों से कि किलेबंदी मत करो, अगर आप किलेबंदी करोगे तो आप हमारे ही क्षेत्र में रहकर हमें से ही धोखा करोगे, इसका ये तात्पर्य होगा। लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी कर ली। अब इन्होंने कहा कि अगर आप हमारे क्षेत्र में रह रहे हो, हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, तो आप किलेबंदी क्यों कर रहे हो? जाहिर सी बात है कि निशाना हम पर है, यानी कि हमसे अपनी रक्षा कर रहे हो, या कभी आप बगावत कर दो तो इस बात का ध्यान रख रहे हो कि हम आपको कुछ आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार न कर पाए। ठीक है, तो यही हुई। सबसे पहला जो कारण था वो था राजनीतिक कारण। दूसरा कारण था अशिष्टता। राजा के साथ अशिष्टता दिखानी, नवाब के साथ देखिए, जो जब कोई नवाब बनता था, नवाब उत्तराधिकारी के बाद खुद सिंहासन पर बैठता था, तो एक शिष्टाचार का नियम था कि उसको सभी लोग आकर बहुमूल्य उपहार देंगे, है ना, उसके राज तिलक में। तो राज जो तिलक है ये तो एक हिंदू परंपरा है, या मुस्लिम परंपरा के अनुसार भी कुछ राज्यारोहण था, उसमें सभी अमीर सभी तबके के लोग आते थे, राज तिलक देखते थे और उसके बाद राजा को उपहार देते थे। लेकिन अंग्रेज उपहार देना तो दूर की बात, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित भी नहीं हुए। इस इस चीज को जो नवाब था उसने अशिष्टता माना, अपने आप के साथ एक अपमानजनक व्यवहार माना। दूसरा, अंग्रेजों का एक बाजार था कासिम बाजार। कासिम बाजार के बड़े ही चर्चे थे, बड़ा ही सुंदर बाजार था। एक बार नवाब ने इस बाजार को देखने की इच्छा जाहिर की अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। मना कर दिया, राजा की गरिमा को चोट पहुंची, इसको अशिष्टता माना। अब हमारे राज्य में रहकर हमारे को ही अगर आप आंखें दिखाओगे तो भैया लड़ाई तो होगी। दूसरा कारण था अशिष्टता। तीसरा कारण तीसरा कारण था व्यापारिक झगड़ा। बच्चों देखिए कि उस समय कुछ व्यापार हो रहे थे, है ना। व्यापार कैसे हो रहे थे? व्यापार का मुख्य मकसद था फ्री मार्केट की, हर जगह अपने व्यापार करें, ठीक है ना। अब राज्य को कमाई कैसे होगी? टैक्स लगाने से। देखिए फर्रुख शेर साहब जो मुगल सम्राट थे, वो तो अंग्रेजों से प्रसन्न होकर 1717 में एक दस्तक दे दिया, यानी कि एक फ्री पास दे दिया, आप कहीं पर भी जा सकते हो। लेकिन स्थानीय लोगों को इधर उधर घूमने के लिए किसी विशेष कर की आवश्यकता थी। तो देखिए अगर अपने ए जगह से बी जगह जा रहे हैं सामान लेकर, ठीक है, अब एक सामान को बनने की कीमत आई है 70 रुपए, यहाँ से यहाँ ले जाकर जाने में टैक्स लगता है 50 रुपए, तो सामान की कीमत कितनी होगी? 120 रुपए। अब अगर इसको व्यापारी बेचे 150 में, तब उसको 30 रुपए का फायदा हुआ, है ना। देखिए अंग्रेजों की ये चीज खत्म कर दी इसने, फर्रुख शेर ने, ठीक है ना। तो उनका 70 का सामान है, अगर वो 70 का सामान 130 में भी बेचे, तब उनको कितना लाभ है? 60 रुपए का। अब अगर ये 130 में बेचे तो इनका उनको कितना लाभ होगा? 10 रुपए का। ये इसमें बेचकर पूरे नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इससे अंग्रेजों को लाभ हुआ। अगर ये माल अपना 100 रुपए में बेचने लग जाए तो इनको कितना लाभ हुआ? 30 रुपए। और ये तो 100 में बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके लागत मूल्य ही 120 रुपए है ना। तो इससे क्या था, अंग्रेजों को फायदा होने लगा, उससे लोकल मार्केट खराब होने लगी। तो जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने एक रास्ता निकाला, उन्होंने ये फ्री वाली सुविधाएं भारतीय व्यापारियों को भी प्रदान कर दी, और ये बात अंग्रेजों को चुभ गई कि भी हमसे प्रतिशत पर था। तो मुख्य कारण ये भी था व्यापारिक झगड़ा। चौथा कारण था किलेबंदी। किलेबंदी जिसके बारे में हमें अपने पीछे से पढ़ के ही आए हैं, कि उन्होंने किले बनाने शुरू कर दिए थे। अब अपने ही राज्य में कोई बाहर का व्यक्ति, व्यापारी खासतौर पर, किले बनाए, और हमारे मना करने के बावजूद, हमारे एक संधि जिसमें हमने ये तय किया था कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे, इसके बावजूद अगर उन्होंने किले बना लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि टकराव होना तय है। इसके लिए किलेबंदी को भी एक मुख्य कारण माना जाएगा। अगला कारण था शत्रुओं को संरक्षण देना।
देखिए बच्चों, शत्रु जो थे, किसके शत्रु? जो कि बंगाल के नवाब सिद्दुद्दौला के शत्रु थे, राज वल्लभ और कृष्ण वल्लभ। इन दोनों व्यक्तियों को अ, जो अंग्रेज थे उन्होंने शरण दे रखी थी, और ये शरण देने वाली बात बंगाल के जो जो नवाब थे उनको पसंद नहीं है कि मेरा शत्रु मेरे यहाँ पर रह रहे हैं आपके पास, तो मुझे इसको वापस कीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए मना कर दिया। देखिए बच्चों, लड़ाई चाहते थे अंग्रेज, लड़ना चाहते थे, है ना। दूसरी बात, जो उनको ये दोनों बंदे थे ये काम के लग रहे होंगे ना, अंग्रेज बिल्कुल मतलबी थे। अपने प्यार से तो उनको, वो किसी को बुलाते ही नहीं थे। वो तो भारतीयों को अपने कहें ना कि बुरी नजर से देखते थे कि ये तो हमसे हीन है, हमसे तुच्छ है, ठीक है ना। वो तो पुराने समय में ये था कि भारत की प्रोस्पेरिटी अच्छी थी, भारत की तूती बोलती थी, इसलिए वो शुरुआत में आए। उन्होंने यहाँ के राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए। लेकिन वास्तव में वो भारत को इस निगाह से देखते थे कि भारत के लोग अत्यंत तुच्छ किस्म के हैं, ठीक है ना। इसको अपने साबित करेंगे आगे के कुछ चैप्टर्स में, ठीक है। तो शत्रुओं को संरक्षण देना भी इसमें एक बड़ा कारण था। अब ये सभी कारण थे, और सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर अपने कहें जिसका जिक्र नहीं आता, वो था महत्वाकांक्षा। अंग्रेज आए थे भारत में अपने साम्राज्य को विस्तृत करने में। साम्राज्य दिख रहा है, साम्राज्य में अस्त व्यवस्थाएं दिख रही हैं बंगाल में, तो क्यों ना अंग्रेज इन पर हमला करें या इस तरह से कुछ करें, इनको अंदर से खोखला करें कि ये अपने राज्य से हाथ धो बैठे। तो यही हुआ 4 जून 1756। देखिए शुरुआत कैसे होगी इस पूरी कहानी की। 4 जून 1756 की तारीख थी, 1756 का साल। तो क्या किया कि जो नवाब था, नवाब ने कासिम बाजार पर हमला कर दिया। कासिम बाजार पर, वहां पर कोठी थी, वहां पर हमला कर दिया। अंग्रेजों का बाजार था, लूटपाट की, बुरा हाल कर दिया उनका। और इसके अलावा क्या हुआ, 15 जून को वो फोर्ट विलियम पहुंच गए और वहां पर भी अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद जो गवर्नर टेक थे, गवर्नर टेक और उनके साथी वो डर गए। क्यों? क्योंकि भी राजा तो जो बनवास था वो तो पागल हो चुका था। वो डरकर भाग गए अपने साथियों के साथ एक फुल्टा टापू पर। गवर्नर टेक और साथी फुल्टा टापू। ओके बच्चों, फुल्का टापू पर जाने के बाद बच्चों कुछ समय वहीं पर रहे, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं हटा। इसके बाद ब्लैक होल की घटना, जिसे कलकत्ता की लाल कोठी घटना भी कहा जाता है, इसका जिक्र आएगा, जो कि लड़ाई का मुख्य कारण था, ऐसा लिखा जाता है। ब्लैक होल की घटना था कलकत्ता की लाल कोठी घटना। क्या हुआ था? देखिए बच्चों, इस तरह था कि एक कमरा था, उसका साइज था 18 फुट लंबाई का, और चौड़ाई थी उसकी 14 फुट और 10 इंच, इस तरह से, ठीक है ना। इसमें लगभग 146 अंग्रेज लोगों को डाल दिया गया, और सुबह मात्र 23 लोग ही जीवित बचे, यानी कि 123 लोगों की दम घुटने से मौत होगी। इसके बारे में बच्चों कुछ लोगों ने बताया है, जिसमें से जे जो होल वेल थे उनका नाम भी प्रमुख है, जे जी होल वेल। देखो बच्चों, कुछ बातों में ना अपने अगर देखें कि इतना छोटा कमरा हो उसमें 146 लोग कैसे घुसेड़ देंगे, ये बात ना कुछ हजम नहीं हो रही है ना, बहुत से लोगों को नहीं हुई ये बात हजम। तो उन्होंने कहा है कि ये बात सिर्फ इसलिए रची गई, सिर्फ मनगढ़ंत बात बनाई गई, ताकि अंग्रेज लोगों में भारत के तरफ
लोगों के प्रति नफरत बढ़े और वो अधिक उत्सुक होकर और अधिक जोश से भारतीयों को उनके राज्य से उखाड़ने के लिए या युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाए। उनकी रगों में गर्म जोशपूर्ण खून रक्त दौड़ पड़े, इसीलिए उन्होंने इस साजिशपूर्ण तर्क का इस्तेमाल किया। इसके बाद बच्चों अंग्रेजों ने कुछ खोखला करके यानी कि फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई। तो क्या किया अंग्रेजों ने? अमीर चंद, जगत सेठ, सेना नायक सादिक खां, इन सभी को एकत्रित किया और इसके अलावा उनमें राजा मानक चंद और जाकिर खान भी थे। तो एडमिरल वास्टन और रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने एक चाल चली। एडमिरल वाटसन प्लस रॉबर्ट क्लाइव, क्या चाल चली? इन्होंने अमीर चंद, जगत सेठ, सेनानायक सादिक खां, राजा मानचंद और जाकिर खां, इन सभी को अपनी तरफ मिला लिया। अपनी तरफ मिला लिया लालच देकर, चाहे धन का हो चाहे पद का हो, कि अगर हम अपनी सत्ता में आते हैं, अगर हम बंगाल को जीतने में कामयाब रहते हैं, तो आपको महत्वपूर्ण पदों पर और अधिक लोलुप, अधिक कमाई वाले पदों पर आसीन किया जाएगा। तो ये बात हुई पहले महीने की दूसरी तारीख, यानी कि जनवरी का महीना था, कड़ाके की सर्दी का, 1757 का साल था, ठीक है ना। तारीख थी 2। क्या हुआ इस दिन? इस दिन बच्चों इस पूरी घटना ने एक निर्णायक मोड़ ले लिया। कैसे? अंग्रेजों ने पहली बार हमला करना शुरू किया बंगाल पर। दूसरे महीने की 9 तारीख यानी कि 9 फरवरी 1757 अलीगढ़ की एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए नवाब के प्रतिनिधि और अंग्रेजों की तरफ से। 9 फरवरी 1757, इसे कहेंगे अलीगढ़ की संधि। बच्चों इस अलीनगर की संधि में था क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अलीनगर की संधि में कुछ विजित प्रदेशों को पुनः ये कुछ इस तरह के क्षेत्र थे जो जिनको बंगाल के राजा ने अपने युद्ध के जरिए जीत लिया था, उनको वापस करने की बात हुई, जैसे कि कुछ बाजार, इस तरह की बातें। और उसके अलावा कोलकाता में एक सिक्के ढालने के कारखाने की स्थापना के बारे में भी कहा गया। इसके अतिरिक्त जो इतना नुकसान बंगाल के नवाब ने किया था, उसके जुर्माने के या उसकी भरपाई की एवज में 3 लाख रुपए देना भी तय हुआ। 3 लाख रुपए। और साथ ही साथ अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे या जो अंग्रेज थे, वो भारतीय लोगों को सुरक्षा भी देंगे, यानी कि बंगाल को अब सुरक्षा भी देंगे। इस बात को तय हुआ। अब वो सुरक्षा क्यों देंगे? कहीं ना कहीं उनकी ये छवि थी कि हम अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करें, बंगाल की सेना कमजोर हो जाए और हम उन पर हमला कर दें, ठीक है ना। सुरक्षा का केवल यही मानदंड था। इसी के साथ साथ एक चंद्रनगर था जो कि इससे पहले फ्रांसीसियों के अधीन था, ठीक है ना। इसी दौरान की बात है चंद्रनगर। पूर्व में था फ्रांस के पास। 7 वर्ष के संघर्ष के बाद इस चंद्रनगर को भी अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया या उसको विजित कर लिया गया। इसके बाद बच्चों क्लाइव जो था उसने समझौता किया। क्या समझौता था ये समझौता ये था अलीगढ़ का समझौता, ठीक है ना। लेकिन इस समझौते के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो दुष्प्रभाव थे, वो कुछ ही समय बाद देखने को मिले। समझौता क्या था? समझौता केवल अंग्रेजों की तरफ का था, यानी कि इस समझौते में अंग्रेजों का जो पक्ष था वो भारी था जो बंगाल के नवाब पर, क्योंकि उसमें अंग्रेजों को लाभ ज्यादा हो रहा था। इससे इनमें मतभेद गहराने लगे, आपसी सोच या आपसी सोच का बंटवारा हो गया, एक बात पर ये तय नहीं कर पा रहे थे। इसी मतभेद ने आगे जाकर एक युद्ध का रूप ले लिया था। लेकिन अगर आप बात करें कि मतभेदों से किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा, तो नुकसान तो केवल भारत को हुआ, बंगाल को हुआ। कैसे नुकसान हुआ उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे।
तो अंग्रेज जिनको इन्होंने हराया था, इस हमला किया था, युद्ध की भूमिका तो अब तैयार हो चुकी है, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अब कुछ चिंगारी लगने की देर मात्र है। अंग्रेज अंग्रेज कुछ समझदार थे, उन्होंने देखा कि हमारी आबादी, हमारी सेना कम है, किसके मुकाबले? बंगाल के सूबेदार की सेना के मुकाबले। तो उन्होंने बंगाल की सेना को या उनके प्रशासनिक तंत्र को खोखला करने का प्रयास किया। ये खोखला कैसे करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने वहां के एक मीर जाफर नाम के व्यक्ति थे, उनसे ये वादा किया कि आपको जो नवाब है कहाँ का? बंगाल का बना दिया जाएगा। यानी कि एक सर्वोच्च सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, उनको पद का लालच दिया गया, मीर जाफर। देखो भी अब तो आप सेनापति हो ना, अगर जीत गए तो प्लासी के युद्ध के बाद तो बंगाल आपका। लालच घर कर गया। दूसरा लालच दिया गया वहां के कुछ अमीरों को जिनमें शामिल थे जगत सेठ राय दुर्लभ और अमीर चंद। अमीर चंद इनको भी कुछ धन का लालच दिया गया ना, कुछ 300 की, यानी कि लगभग 3 लाख रुपयों का लालच दिया गया। तो ठीक है भाई, सारा कुछ हो गया। लालच कैसे दिया गया कि उस समय के जो गवर्नर थे उनके जाली हस्ताक्षर किए हुए एक पत्र को इनको दिखाया गया। हस्ताक्षर जाली थे, खैर जो भी बात था। अब प्लासी का युद्ध होना तय हो गया था। प्लासी का युद्ध, इसके बारे में हम अपने चर्चा करेंगे। प्लासी का युद्ध जो था काफी महत्वपूर्ण युद्ध था। जून 23 की बात है, साल था 1757 का। प्लासी का युद्ध अब शुरू हो चुका था। अब दोनों पक्षों की बात करते हैं। जो नवाब का पक्ष था उसमें लगभग 50,000 सैनिक थे। और अगर अंग्रेजों की बात करें, इस पक्ष में क्या था? अंग्रेजों के पक्ष में कुछ ज्यादा लोग नहीं थे। फिर भी बात करें तो 950 थे पैदल सैनिक, अंग्रेजी सैनिक। ठीक है। इसके अलावा 100 लोग ऐसे थे जो तोपची थे, यानी कि 100 तोप वाले थे। और इसके अलावा 50 नाविक थे। ठीक है। प्लस 2100 भारतीय सैनिक। ठीक है ना, उसके नहीं थे। अब देखो, एक तरफ 50,000, एक तरफ लगभग अपने मान सकते हैं कि 3500 भी नहीं थे। ठीक है ना, इसका लगभग 7% या 6% भी ये मिलकर थे नहीं। तो फिर हारा कौन? हारा इसमें बंगाल। कैसे हारा? वो हारा एक कूटनीति से। कैसे? क्योंकि 50,000 खड़े तो हैं, लेकिन इनका जो सेनापति है, टॉप कमांडर मीर जाफर, वो तो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध कर रहा है, इसलिए लड़ाई होना बिल्कुल तय था। ठीक है ना, दोनों में युद्ध हुआ। कुछ लोग थे, कुछ स्वामी भक्त थे जो बंगाल के जो सूबेदार थे उनकी तरफ से लड़े, लेकिन सेनापति मीर जाफर बिल्कुल शांत रहा, किसी भी तरह की हरकत नहीं की, जिसका लाभ मिला अंग्रेजों से। यानी कि कहें कि सेना में युद्ध हुआ और नहीं भी हुआ, युद्ध होने के बावजूद किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए सेना युद्ध के जरिए। ठीक है। इससे बच्चों क्या था कि एक मोहनलाल थे, एक थे मीर मदन। ठीक है ना, इन दोनों ने युद्ध किया, लेकिन ये दोनों मारे गए। और अंत में क्या हुआ? बंगाल का सूबेदार, वहां का नवाब, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। अगर परिणामों की विवेचना करें कि इस युद्ध के परिणाम क्या थे, इससे क्या कुछ हासिल हुआ अंग्रेजों को, क्या कुछ भारतीय राजनीति में बदल गया? तो जो ये युद्ध युद्ध न एक छल कपट मात्र था। युद्ध देखिए, वैसे तो इसने इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाई। इसके बाद अंग्रेजों का ध्यान, अंग्रेजों का मार्ग भारत की ओर प्रशस्त हो गया था, लेकिन ये युद्ध न होकर सिर्फ छल कपट ही था। अब इससे क्या हुआ? इससे एक मेलिसन नाम के अंग्रेज थे, उन्होंने इनको एक झड़प मात्र कहा है। मेलिसन ने सेना की झड़प मात्र। हाँ, ये तो लड़ाई होती है, बस थोड़ा सा मुखी हो जाते हैं ना, उस तरह से। और इससे कुछ जो नुकसान हुए थे उसकी बात करेंगे कि पहला तो अंग्रेजों को एक लंबा चौड़ा एरिया मिल गया बंगाल का। ठीक है ना,
लेकिन अगर इससे कुछ सीधे तौर पर जो उस समय अंग्रेजों को मिला था या कुछ गंभीर परिणाम थे, तो उसमें से पहला था कि जो कंपनी था कर उस पर कर बहुत कम कर दिया गया था, जिससे कि उनको व्यापार करने में और अपनी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने में बहुत सहयोग मिला। ठीक है, उनको ये जो उनका परिणाम था, ये केवल षड्यंत्र का और धोखेबाजी का था। दूसरा दूसरा था जो कि जो उस समय में उनको कुछ क्षेत्र भी जो था जीत कर दिया गया, और इसके बाद बच्चों क्या था कि जाफर नाम की एक जगह थी, वो भी उनको दे दी गई और उनको नवाब बना दिया गया। ठीक है ना, पहला जो था वो था कर, दूसरा था जो जाफर जो था उसको बनाया गया नवाब। अब जाफर को नवाब बनाने का उद्देश्य है, मीर जाफर को नवाब बनाने का, कि देखो बच्चों, अगर किसी को अंग्रेजों ने नवाब बनाया है तो वो उसका एहसानमंद होगा, वो एक कठपुतली की तरह व्यवहार करेगा। बच्चों, अगर स्वयं अंग्रेज सीधे तौर पर बंगाल पर शासन करते तो वहां की जनता कभी ना कभी, या वहां के अमीर, वहां के अधिकारी कभी ना कभी विरोध कर देते। ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लिया, वहीं के एक व्यक्ति को वहीं का राजा बना दिया, केवल नाम का राजा, केवल एक पपेट, एक कठपुतली जो उन्हीं के इशारों पर काम कर रहा था। अब इशारे अपने ही तरह के, अपने फायदे के लिए कुछ नियम बनाए जो भारत में उनके राह को प्रशस्त करे। क्या नियम थे? कुछ तो थे कर को लेकर, और कुछ नियम थे जैसे कि बंगाल की एक जागीर थी 24 परगना, वो अब अंग्रेजों को पूरी तरह से दे दी गई। अब आज भी ना अपने देखें तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक जिला है 24 परगना। ठीक है, इसके बाद बच्चों अंग्रेजों को एक विशेष अनुमति दी गई, जिसके तहत वो अब एक सिक्के ढालने की टकसाल भी खोल सकते हैं। कहां पर? बंगाल के क्षेत्र में, यानी कि सिक्के ढालने की टकसाल हेतु अनुमति। और जो सिक्के ढालने की टकसाल खुल जाएगी तो किसी भी तरह से आराम से व्यापार किया जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण बात, 1757 में ये सिक्के ढालने की जो टकसाल थी शुरू होगी। इसके बाद जो उपहार अंग्रेज स्वीकार कर अंग्रेजों को देने चाहिए थे, अब उससे उल्टा जो बंगाल के नवाब थे वो अंग्रेजों को उपहार दे रहे थे, उनको खुश कर रहे थे, उनको पैसे दे रहे थे, यानी कि उपहार दिए जाने लगे। ओके बच्चों, इस उपहार देने के कारण अब अंग्रेज जो थे वो अमीर होते जा रहे थे। सारा कर का भार किस पर था? बंगाल और उसकी जनता पर। बंगाल की जनता अब त्राहिमाम त्राहिमाम करने ही लगेगी। कुछ देर तो लगेगा अच्छा, लेकिन इसके बाद कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। मीर जाफर था, उसी के साथ बंगाल में क्रांति आने वाली है। क्या क्रांति आएगी, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे, किस तरह ये भारत के इतिहास को बदलेगी, और क्या इसका भारत के इतिहास में योगदान है, इसके बारे में बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक आप अपने हाथ से जितना हो सके नोट्स बनाइए, क्योंकि हाथ के नोट्स हमेशा आपको याद रहेंगे। अगली बात, ध्यान से किताब में इसको पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।